हेलो दोस्तों, आयन बनेगा सुप्रीम थंडरलॉर्ड के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और साथ में प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कीमियागर शाही कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ में चाय का प्याला था। उसने केवल अयान की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और कहा, हाँ, मैं नहीं बता सकता कि इस युवा मास्टर को क्या हुआ। ओह, वास्तव में? ऋतिका ने 5 तीखे नाखून दिखाए। कीमियागर ने इसकी परवाह नहीं की और कहा, मैंने कई खतरे देखे हैं। यदि आपके पास कोई अन्य तरीका नहीं है तो कृपया वापस चले जाइए। ऋतिका ने अपने स्टोरेज रिंग से एक नुकीली सफ़ेद टोपी निकाली और उसे अपने सिर पर रख लिया। कीमियागर इतना डर गया कि वह लगभग कुर्सी से फिसल गया। उसने जल्दी से मेज और कुर्सी को सहारा दिया और वापस बैठ गया। उन्होंने कहा, जल्दी जल्दी करो और यंग मास्टर को बुलाओ। ये बूढ़ा आदमी उसकी नब्ज बता देगा। कीमियागर ने बदसूरत चेहरा दिखाने से पहले अयान पल्स को पूरे 10 मिनट का समय दिया। इस युवा स्वामी के शरीर में 2 शक्तियां हैं, एक है यिन और दूसरा है यांग। वे एक दूसरे से उलझे हुए हैं और एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मैंने इन 2 शक्तियों के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मुझे डर है कि मेरी 3 पैरों वाली बिल्ली कुंग फू करेगी। क्या तुम नहीं देख सकते? ऋतिका के चेहरे पर ठंडक छा गई जब उसने अपना दाहिना हाथ कीमियागर की ओर बढ़ाया। अयान तेज तर्रार था। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह किसी को मार डालेगी, इसलिए उसने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली और खांसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत है। कीमियागर की ओर फिर से देखने पर उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। ऋतिका ने सिर हिलाया और अपना जानलेवा दाहिना हाथ वापस खींच लिया। उसने कहा, मेरे अच्छे भाई को एक नुस्खा दे दो। भले ही उसका इलाज न हो सके, कम से कम मुझे ये सुनिश्चित करना है कि वह कुछ दिनों के भीतर न मर जाए। यह अभी भी संभव है। कीमियागर ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और कागज पर दर्जनों आत्मिक जड़ी बूटियों के नाम लिखे। फिर उसने कांपते हुए ऋतिका को दवा का पर्चा थमा दिया। युवा मास्टर अजीब स्थिति में हैं। ठंडी ऊर्जा के उन तंतुओं की मदद से ये नुस्खा यंग मास्टर के जीवनकाल को 2 से 3 दिनों तक बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि एक बार 3 दिन की सीमा समाप्त हो जाने पर आपको खाने के लिए एक बेहतर आध्यात्मिक जड़ी बूटी ढूंढनी होगी। अन्यथा, कीमियागर ने उस लड़के को बुलाया जो कई बार डर के मारे रोया था। उसने नुस्खे के अनुसार दर्जनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पकड़ लीं और यहाँ तक कि अयान को मौके पर ही औषधीय गोलियां बनाने में मदद भी की, लेकिन उसने पैसे लेने की हिम्मत भी नहीं की। यदि वो स्वर्गीय शैतान धर्म का धन स्वीकार करने का साहस कर ले तो क्या वो फिर भी मरना चाहेगा? ऋतिका ने अयान को अपने रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद की। यात्रा आसान नहीं थी। यद्यपि वह काफ़ी तेजी से उड़ती थी, फिर भी अयान कभी कभी फट जाता था। उसे रुकना पड़ा और अयान को ठंडी हवा की ताज़ा सांस देनी पड़ी और अयान को एक औषधीय गोली खिलानी पड़ी। औषधीय गोलियां और गोलियां केवल नाम के क्रम में भिन्न थीं, लेकिन वे 2 अलग चीजें थीं। ऋतिका द्वारा अयान की देखभाल करने का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा तब था जब अयान आदि वन में उसकी देखभाल कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय अयान हत्या नहीं करता था। रात हो चुकी थी और वे दोनों एक जंगल में उतरे। ऋतिका ऊब गई थी और उसने अलाव जलाना शुरू कर दिया। अयान वास्तव में उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ बार सहने के बाद वह अंततः पूछे बिना नहीं रह सका, क्या हम कुछ चर्चा कर सकते हैं? ऋतिका की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने कहा, क्या आप मुझसे बात करने को तैयार हैं? अयान ने कहा, क्या आप लोगों को यूं ही मारना बंद कर सकते हैं? अन्य लोगों का पालन पोषण भी उनके माता पिता द्वारा ही किया जाता है। वे बिना किसी कारण के आपके द्वारा क्यों मारे गए? ऋतिका ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैं वास्तव में आप तथाकथित सभ्य लोगों को नहीं समझती। लोगों को मारना भेड़ियों द्वारा खरगोश खाने के समान है। ये तो स्वर्गीय दाव का एक चक्र मात्र है। तुम्हें इतना गुस्सा दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या वह वैसा ही हो सकता है? अयान ने गुस्से में कहा, भेड़िए जीवित रहने के लिए जंगली खरगोश खाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने भी जीवित रहने के लिए हत्या की हो? ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। गुस्सा मत हो। ऋतिका ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह स्पष्ट रूप से अप्रसन्न थी। भी तो क्या हुआ मेरे अच्छे भाई? ऋतिका असहाय थी। अयान ने कहा, मैं सुविधाजनक रहना चाहता हूँ, कृपया क्षमा करें। ऋतिका की आंखें फिर चमक उठीं, मुझे भी देख लेने दो। क्या? अयान स्तब्ध रह गया, मानो उसने गलत सुना हो। कुछ नहीं। ऋतिका ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंसने लगी, जिससे अयान झाड़ियों में चला गया। इन भ्रष्ट साधकों का व्यक्तित्व विचित्र था तथा उनका स्वभाव समय समय पर बदलता रहता था, जिससे दूसरों के लिए उन्हें समझना कठिन हो जाता था। जब अयान पेड़ के तने के साथ लड़खड़ाता हुआ बाहर आया तो ऋतिका युआन क्यूई का उपयोग करके पेड़ को तख्तों में काट रही थी और तख्तों को उसके चारों ओर लपेटकर लकड़ी के बैरल बना रही थी।
फिर उसने झरने का साफ पानी डाला और झरने के पानी को गर्म करने के लिए युआन क्यूई का इस्तेमाल किया। मैंने प्रिमोडियल स्वैम्प के बाद से स्नान नहीं किया है। मेरे शरीर से बदबू आ रही है। रितिका आगे बढ़ी और अयान के कपड़े उतार दिए। आप क्या कर रहे हो? बंद करो, बंद करो। अयान को लकड़ी के बैरल में फेंकने से पहले उसके कपड़े 3 बार और 5 बार साफ किए गए। आपका शरीर कमजोर है, मैं इसे धोने में आपकी मदद करूंगा। तुम्हें पता है, मैंने पहले कभी किसी की सेवा नहीं की है। इतना कहकर रितिका भी अपने कपड़े उतारने लगी। अयान ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या तुम्हें अब भी कोई शर्म है? क्या तुम्हें पुरुष और महिला में अंतर नहीं पता? हालांकि रितिका को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह पहले ही एक पैर से प्रवेश कर चुकी थी। मेरा इंतजार करना, देर सवेर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अयान को कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा था और अयान ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं। हालांकि अयान ने कभी भी किसी दुश्मन द्वारा अपहरण किए जाने और दुश्मन द्वारा उसका इलाज किए जाने जैसी घटना का अनुभव नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है। हालांकि जो भी हो, बिना किसी कारण के इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्या करना कुछ ऐसा था जिसे अयान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि रितिका का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही था। वह लोगों के जीवन को तुच्छ नहीं समझना चाहती थी, लेकिन उसकी दृष्टि में लोगों को मारना वैसा ही सिद्धांत था जैसे भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना। उस पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। एक रात बाद वह अयान को साथ लेकर चली गई और बेहतर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज के लिए शहर के मध्य में उतर गई। दुर्भाग्य से उसने कल ही अयान से किसी को न मारने का वादा किया था और इस बार उसने एक नरसंहार शुरू कर दिया था। एक स्पिरिट जड़ी बूटी की दुकान को नष्ट कर दिया था। बेशक उसके पास कोई पैसा नहीं है, वह लोगों को मारे बिना आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कैसे प्राप्त कर सकती है? अयान कई बार क्रोधित हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह संभल नहीं सका। 7वें दिन रितिका ने अंततः अयान को वानराजी नगर वापस भेज दिया और सूर्यचंद्र संप्रदाय के द्वार पर विदा कर दिया। अच्छा भाई, रितिका ने अयान की ठोड़ी को सहलाते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरा शरीर देखा है, अब से मैं तुम्हारी हूं। मुझे अभी भी कुछ दिनों तक तुम्हारी तलाश करनी है, मैं उस समय तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। अयान ने सोचा कि वह फिर से पागलपन की बातें कर रही है और उसने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए वह पलटा और अपने संप्रदाय में वापस चला गया। क्या हमें मास्टर को बाहर आने देना चाहिए और इस राक्षसी महिला से छुटकारा दिलाना चाहिए? उसे रखना एक बड़ी समस्या होगी। हालांकि उसने पलटकर देखा तो रितिका का कोई पता नहीं था। सूर्य चंद संप्रदाय। मास्टर अयान सूर्य महल के बाहर बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह घर लौट आया हो। उसका तनाव तुरंत शांत हो गया। एवी की परछाई चमकी और उसने अयान की बांह पकड़ ली। क्या तुम्हें भी काट लिया गया है? मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हारी बची हुई ऊर्जा को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। अयान को आराम मिला और वह अपने आप को सुरक्षा की एक बड़ी भावना से घिरा हुआ महसूस करने लगा। वह तुरंत बेहोश हो गया। आइवी ने अयान को उस स्थान पर बिठाया जहां वह अक्सर मार्शल आर्ट का अभ्यास करती थी और अयान को क्रॉस लेग करके बैठने को कहा। गुरु आपका धन्यवाद। अयान जाग गया और पीछे मुड़ा। मत बोलो। आइवी ने अयान को बीच में रोका और अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली अयान की छाती पर रख दी। अयान के शरीर की जांच करने के बाद आइवी ने कहा, तुम्हारे शरीर में 2 तरह की शक्तियां हैं। एक तो हमारे संप्रदाय की सूर्य शक्ति है और दूसरी बहुत ठंडी शक्ति है जो सूर्य की शक्ति को उलझा देती है। सौभाग्य से ये ठंडी ऊर्जा मौजूद है, अन्यथा शेष सूर्य ऊर्जा आपके आध्यात्मिक सागर में प्रवाहित हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो भले ही आप भाग्यशाली होकर बच जाएं, आपकी खेती नष्ट हो जाएगी। अब मुझे आपके शरीर से सूर्य की शक्ति निकालने दो। जैसे ही वो बोल रही थी, आइवी की उंगलियों से एक खिंचाव सा निकला। ये शक्ति अयान के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकी। अयान के शरीर में सूर्य की शक्ति ने और भी स्वादिष्ट भोजन देख लिया था। यह तेजी से अयान के शरीर से आइवी के शरीर में चला गया और आइवी के शरीर से थोड़ा हिल गया और तुरंत गायब हो गया। गुरुजी, क्या आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि वह ठंडी ऊर्जा कैसे उत्पन्न हुई? अयान ने उत्सुकता से पूछा। व्यक्तियों का अपना सौभाग्य होता है, मुझे क्यों पूछना चाहिए? इस बार आइवी ने अपना तरीका बदल दिया। वो अब उसे खींचने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि सीधे उसे अपनी ओर आकर्षित करती थी। एक शक्तिशाली बल ने तुरंत अयान के शरीर में बची हुई ठंडी ऊर्जा को चूस लिया और आइवी ने उसे हवा में फेंक दिया। ठंडी ऊर्जा की ये धारियां शीघ्र ही हवा में काले निशानों के रूप में संघनित हो गईं, जिससे दृश्य का तापमान काफी कम हो गया। अभी तक नहीं। आइवी ने अपनी हाथियन शुद्ध युआन तकनीक से अयान में शुद्ध युआन क्यू इंजेक्ट किया और कहा, आपके मेरिडियन पहले से ही पूरी तरह से अव्यवस्थित हैं, अब मैं उन्हें सुझाने में आपकी मदद करूंगा।
सब कुछ हो जाने के बाद भी अयान का शरीर बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में जोश धीरे धीरे वापस आने लगा। अपने आप को पुनर्स्थापित करें, अब कोई समस्या नहीं है। आइवी ने संतोष से सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। अयान ने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से अपनी छाती के सामने वृत्त बनाया। उन्होंने हाथियन शुद्ध सार तकनीक का भी प्रसार शुरू किया। प्रतिक्रिया बहुत लंबे समय तक चली और अयान को बहुत नुकसान हुआ। अयान को 2 दिन और 2 रात तक ठीक होने में समय लगा। उसके बाद वो अंततः अपनी सर्वोत्तम स्थिति में पहुंच सका। उसने आराम से कुछ खाया और स्नान किया, फिर जल्दी से क्रेडिट हॉल की ओर भागा। जब वह वापस लौटा तो उसने अपने शरीर से सूर्य की बची हुई ऊर्जा को बाहर निकालने में लगभग 3 दिन बर्बाद कर दिए थे। उन्हें नहीं पता था कि इस बार उन्हें जो योगदान मिला है वो ईगल रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान तक पहुंच पाएगा या नहीं। क्रेडिट हॉल में पहुंचने के बाद ईगल हॉल में छात्रों की नज़र तुरंत अयान पर पड़ी। क्योंकि सन्स ने अतीत में कुछ बार तेजी से सुधार किया था, अयान पहले ही ईगल रैंकिंग पर एक प्रसिद्ध सुपर टीम बन चुका था। सभी ने अयान पर बहुत अधिक ध्यान दिया। कई छात्र पहले ही अपना असाइनमेंट जमा कर चुके थे और जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने अयान को अंदर आते देखा तो वे जल्दी से उसके पीछे चले गए। अंदाजा लगाए कि इस बार अयान के संग कितनी रैंकिंग सुधार सकते हैं, किसी ने धीरे से कहा। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा अनुमान है कि यदि वह जीवित रहा तो वह अपनी रैंक में 50 की वृद्धि ही कर सकेगा, क्योंकि वह पहले से ही द्वितीय श्रेणी की टीम है और द्वितीय श्रेणी का मिशन भी कर रहा है। हाँ, ये बात सही है। सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति ने भी ऐसा ही सोचा और कहा, प्रथम श्रेणी के मिशन बहुत सरल होते हैं। उसके लिए तेजी से आगे बढ़ना अभी भी अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन द्वितीय श्रेणी के मिशन बहुत कठिन हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, एक अन्य व्यक्ति ने बीच में टोकते हुए कहा। मुझे डर है कि इस बार अयान एक दूसरे दर्जे का विशेष मिशन लेगा। मुझे लगता है कि वह अपनी रैंकिंग 70 से 80 तक बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे मत बताओ कि तुम भूल गए हो कि उसने द्वितीय श्रेणी अकादमी से 3 वरिष्ठ खिलाड़ियों को स्वयं चुना था। उनके दौर की विषय वस्तु ईगल रैंकिंग की रैंकिंग प्रणाली से संबंधित थी। इससे पहले जब अयान प्रथम श्रेणी की टीम थी तो ऊपरी सीमा में अधिकतम वृद्धि 50 स्थान की थी। इसका उद्देश्य किसी को भी धोखाधड़ी करने से रोकना तथा केवल एक सही मिशन के साथ ईगल रैंकिंग पर कब्जा करना था। हालांकि टीम के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद इस नियम को बदल दिया गया और ऊपरी सीमा को अधिकतम 100 तक बदल दिया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि कोई टीम इस स्तर तक आगे बढ़ने के लिए मिशनों पर भरोसा कर सकती थी तो वे मूल रूप से धोखाधड़ी के संदेह से बचने में सक्षम होंगे। जिस छात्र ने कहा था कि अयान अपनी रैंकिंग 70 से 80 स्थानों तक बढ़ा सकता है, उसने अनुमान लगाया कि इस नियम के आधार पर अयान की रैंकिंग 50 से अधिक स्थानों और 100 से कम स्थानों तक बढ़ेगी। अंतिम परिणाम देखने के लिए प्रतीक्षा करते हुए सभी लोग चर्चा कर रहे थे। यदि वहां प्रतिष्ठित ईगल पैलेस न होता तो वे शर्त लगाने को तैयार हो जाते। जहां तक उनकी बातचीत का सवाल है, अयान ने उनकी बात नहीं सुनी। वह अभी भी अपने कार्य को पूरा करने और बिजली के प्रति अपने प्रतिरोध को शीघ्रता से सुधारने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब खिड़की पर बैठे कर्मचारियों ने अयान के मिशन की पुस्तिका को अपने हाथ में लिया तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने सावधानीपूर्वक इसकी पुष्टि की। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। ये तुम्हारा इनाम है। स्टाफ सदस्य ने आश्चर्यचकित भाव बनाए रखा और कमर टोकन अयान को वापस कर दिया। 2 द्वितीय श्रेणी के विशेष मिशन, कुल 200 क्रेडिट तथा अयान द्वारा पहले छोड़े गए 50 क्रेडिट ने उसके खाते में कुल 250 क्रेडिट जमा करा दिए। कमर टोकन प्राप्त करने के बाद वह ईगल रैंकिंग की ओर देखने लगा। ईमानदारी से कहें तो उन्हें नहीं पता था कि वह अपनी रैंकिंग में कितनी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि वह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो विशेष मिशन करना जानते थे, बल्कि ऐसे कई विशेषज्ञ भी थे जो उन्हें कर रहे थे। इसलिए प्रतिस्पर्धा इस बात पर थी कि मिशन को किस गति से पूरा किया जा सकता है। संभवतः उनकी संख्या बहुत कम नहीं होगी, है ना? अयान ने मन ही मन बुदबुदाया। यद्यपि उन्होंने इस मिशन पर 1 महीने से अधिक समय बिताया था, लेकिन विशेष मिशन करने वाली टीमों के बीच ये समय बहुत तेज नहीं था। हालांकि उन्होंने पहले ही 2 मिशन पूरे कर लिए थे। एक विशेष मिशन के समय में 2 मिशन पूरे करने के बाद उन्हें डर था कि कम से कम वह अपनी रैंकिंग में 150 से अधिक की वृद्धि कर लें। अयान के दिल में उनकी रैंकिंग के बारे में यह एक आशावादी दृष्टिकोण था। उसी समय पीछे रह गए सभी छात्रों ने भी अपने सिर ऊंचे उठाए और देखा कि कैसे कर्मचारी सदस्य ऊपर चढ़ गया और 300वें स्थान से सूर्य का नाम मिटा दिया। फिर कर्मचारी सदस्य ने चढ़ना जारी रखा। कितने होंगे? जब मैंने अपनी टीम की रैंकिंग में सुधार देखा था तब की तुलना में अब मैं और भी अधिक घबराया हुआ क्यों हूँ? सभी लोग चर्चा करने लगे। वे वास्तव में अयान के समर्थक नहीं थे, बल्कि वे तो यह उम्मीद कर रहे थे कि चमत्कार मानवीय गुण होंगे। हर कोई देखना चाहता था कि क्या अयान बेहतर कर सकता है। हालांकि कर्मचारी पहले ही 250 लोगों की ऊंचाई पार कर चुका था।
देखना, बताया तो, छात्र ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अयान निश्चित रूप से न केवल अपनी रैंक 50 तक बढ़ाएगा। सभी लोग उत्साहित होने लगे, ये देखकर कि कर्मचारी पहले ही 200 की ऊंचाई पार कर चुके थे और अभी भी ऊपर चढ़ रहे थे। सभी की आंखों में उत्साह पहले ही आश्चर्य में बदल चुका था। क्या आप पहले ही 100वें स्थान को पार कर चुके हैं और आप अभी भी ऊपर जा रहे हैं? जब मजदूर 150वीं ऊंचाई पर पहुंचा तो अयान ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि शायद वह यहीं रुक जाएगा। हालांकि परिणाम ने खुद अयान को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वह स्टाफ सदस्य वास्तव में अभी भी ऊपर जा रहा था। धत्तेरी की, किसी ने चिंता में चिल्लाकर कहा। अयान ने कितने मिशन पूरे किए हैं? ये पहले ही 150 हो चुका है और यह अभी भी बढ़ रहा है। अंत में कर्मचारी सदस्य 100वें स्थान पर रुक गया। वह ईगल सूची पर थोड़ा हैरान था। 99वें स्थान से नीचे की सभी टीमें सामूहिक रूप से एक रैंकिंग नीचे आ गईं। 99 के पीछे के खाली स्थान में स्टाफ सदस्य ने ड्रैगन जैसे तरीके से टीम सन और पीक सन शब्द लिखे। भीड़ में से एक अविश्वसनीय विस्मयकारी ध्वनि गूंजी। सन्स ने अपनी रैंकिंग में 200 की वृद्धि की थी। वह पहले ही शीर्ष 100 रैंक में प्रवेश कर चुका था। दूसरे शब्दों में कहें तो अयान अभी भी उसी कठिनाई स्तर को पूरा करने में सबसे तेज था। एक बार फिर सन्स के लिए गर्मजोशी से तालियां बजीं। अयान के सन्स द्वारा हर बार अपनी रैंकिंग में सुधार करने पर हलचल मचने का कारण आंशिक रूप से ये था कि अयान बहुत उत्कृष्ट था। वह अकेले ही एक टीम का समर्थन करता था और हर बार जब वह अपग्रेड करता तो यह उच्चतम सीमा होती। दूसरी ओर उनका मानना था कि सूर्य विशेष थे, क्योंकि पूरे सूर्य चंद्र संप्रदाय में केवल एक ही टीम थी जो सूर्य शिखर से संबंधित थी। इस दृश्य को देखकर अयान का खून खौल उठा और वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। गुरुजी, यदि आप भी ये दृश्य देख सकें तो बहुत अच्छा होगा। इस शिष्य को उन लोगों को जिन्होंने कभी सूर्य शिखर का उपहास किया था, सूर्य शिखर को एक नई रोशनी में देखना सिखाना होगा। मूलतः इस बार मिशन पूरा करने के बाद अयान कुछ समय के लिए आराम करने के लिए तैयार था और पूरे दिल से विशेष कॉलेज परीक्षा का स्वागत करते हुए द्वितीय श्रेणी अकादमी में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि चूंकि वह पहले स्थान के बहुत करीब था, इसलिए उसने अंत तक दौड़ जारी रखने का निर्णय लिया। नमस्ते, मैं एक और मिशन लेना चाहता हूं। अयान ने पलटकर देखा तो पाया कि स्टाफ सदस्य भी बहुत उत्साहित था। मैं आपके शब्दों का इंतजार कर रहा था। स्टाफ सदस्य ने तुरंत मिशन सूची लाकर कहा। मैं अभी भी ये देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि क्या आप हॉक रैंकिंग के इतिहास को ताज़ा करना जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। अयान ने मिशन निर्देशिका अपने हाथ में ले ली ताकि वह देख सके कि क्या वह कोई ऐसा विशेष मिशन ढूंढ सकता है जिसमें कम समय लगे। अयान की आंखें जम गईं जब वह मिशन सूची पर पहुंचा। इस मिशन ने अयान को थोड़ा अजीब महसूस कराया। मिशन विवरण: रैंक 2 विशेष मिशन, 10 सार परिवर्तन गोलियों का शोधन, मिशन अवधि 3 दिन, 100 क्रेडिट पुरस्कृत। अयान ने मिशन की ओर इशारा करते हुए स्टाफ सदस्य से पूछा। पिछली बार जब मैंने इसे देखा था तब ऐसा कोई मिशन नहीं था। यह अचानक क्यों सामने आया? अयान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नए शिष्यों के संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद मूल परिवर्तन गोलियों की मांग वास्तव में चरम पर थी। कई जियानेटियन क्षेत्र के छात्र मूल परिवर्तन गोलियों के लिए आदान प्रदान करेंगे, लेकिन अयान ने पिछली बार यह पहले ही देख लिया था। सूर्य चंद्र संप्रदाय की मूल परिवर्तन गोलियां अभी भी अच्छी तरह से भंडारित थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि नए शिष्यों का एक और समूह संप्रदाय में शामिल हो गया है? स्टाफ सदस्य ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन उसे अयान के बारे में अच्छी जानकारी थी और उसने कहा, हाँ। स्टाफ से कुछ बातें कहने के बाद अयान को अंततः कारण और प्रभाव समझ में आ गया। 15 दिन बाद प्रथम श्रेणी का कॉलेज एक विशेष परीक्षा आयोजित करेगा और 10 प्रथम श्रेणी के छात्रों को द्वितीय श्रेणी के कॉलेज में प्रवेश के लिए भर्ती करेगा। हालांकि यह कोई औपचारिक प्रवेश परीक्षा नहीं थी। औपचारिक प्रवेश परीक्षा को अकादमी परीक्षा कहा जाता था। ये समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों की सामूहिक परीक्षा थी। उस समय 10 सूचियों की कोई सीमा नहीं थी। जब तक आप में पर्याप्त प्रतिभा है, आप उच्च श्रेणी के कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि कुछ समय पहले धीरज साम्राज्य के विभिन्न संप्रदायों ने चर्चा के बाद इस अकादमी परीक्षा पर बड़ा उपद्रव करने का फैसला किया। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बार द्वितीय श्रेणी अकादमी की परीक्षा 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा होगी। उस समय अन्य 11 संप्रदाय भी सूर्य चंद्र संप्रदाय के द्वितीय श्रेणी के छात्रों के साथ परीक्षा देने के लिए सूर्य चंद्र संप्रदाय में आते थे। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये श्रेष्ठता और हीनता की प्रतिस्पर्धा होगी। इस 12 संप्रदाय की संयुक्त परीक्षा में यदि सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए तो वे स्वाभाविक रूप से उच्च श्रेणी की अकादमी में प्रवेश करेंगे। जहां तक दूसरे 11 या तीसरे दर्जे के शिष्यों का सवाल है, यदि उन्होंने अच्छे परिणाम प्राप्त किए तो उन्हें अपने अपने संप्रदायों में लौटने के बाद मुख्य शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जाएगा।
ये पहली बार था जब अयान 12 संयुक्त परीक्षाओं में सफल होने में सफल रहा था। बेशक शर्त ये थी कि अयान विशेष कॉलेज परीक्षा उत्तीर्ण कर सके और द्वितीय श्रेणी अकादमी में प्रवेश पा सके। जहां तक मूल परिवर्तन गोलियों का प्रश्न है, वे सूर्य चंद्र संप्रदाय के लिए तैयार नहीं थीं। सभी जानते थे कि सूर्य चंद्र संप्रदाय ने अन्य संप्रदायों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए 12 संयुक्त परीक्षाओं से पहले सूर्य चंद्र संप्रदाय उत्कृष्ट शिक्षकों और शिष्यों की एक टीम को लोगों के एक बड़े समूह से मिलने और उन संप्रदायों में मार्शल आर्ट का प्रचार करने के लिए भेजता था। ये सार परिवर्तन गोलियां वास्तव में उपहार थीं जिन्हें गश्ती दल को अन्य संप्रदायों तक पहुंचाना था। तो यह मामला है, अयान हंसा। स्टाफ सदस्य ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमारा ड्रैगन महाद्वीप हमेशा अन्य महाद्वीपों के बीच सबसे निचले स्थान पर रहा है। ये वास्तव में ड्रैगन महाद्वीप के दूसरे और तीसरे दर्जे के संप्रदाय हैं जो हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय के अलावा बहुत कमजोर हैं। यही कारण है कि हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय ने यह विचार प्रस्तुत किया, हम अन्य संप्रदायों को भी साथ लाएंगे और उन्हें अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों और मार्शल आर्ट सिद्धांतों पर व्याख्यान देंगे। हर कोई जो उसके पास है उसे उसके बदले में दे देगा। हाँ, यह अच्छी बात है। अयान ने उत्साह से सिर हिलाया। उन्हें इस बात पर भी गर्व था कि वे ऐसे खुले विचारों वाले संप्रदाय में शामिल हो सके। तो फिर मैं इस मिशन को स्वीकार करूंगा। मैं इसे पूरा करने के लिए समय का लाभ उठाऊंगा। अयान ने मिशन स्वीकार कर लिया और तुरंत रिफाइनर पीक की दिशा में दौड़ पड़ा। अच्छी बात तो अच्छी बात थी, लेकिन दबाव भी आया। ये वैसा ही था जैसे अयान न केवल अपने साथी शिष्यों के साथ, बल्कि संप्रदाय के अन्य 11 शिष्यों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहा था। ये 12 संप्रदायों की पहली संयुक्त परीक्षा थी। यदि उसे अच्छी रैंकिंग मिल जाती तो वह निश्चित रूप से सूर्य चंद्र संप्रदाय को तलवार शिखर का सामना कराता। हालांकि अगर वह बुरी तरह विफल हो गया तो वह पूरे धीरज साम्राज्य के सामने अपना सम्मान खो देगा। कारण क्या था? केवल सूर्य चंद्र संप्रदाय के पास ही अकादमी ग्रेड की स्थापना थी। अन्य संप्रदायों में केवल बाहरी शिष्यों और मूल शिष्यों का ही अंतर था। सूर्य चंद्र संप्रदाय के द्वितीय श्रेणी कॉलेज के छात्र आमतौर पर मूल वापसी क्षेत्र के दूसरे से 5वें स्तर पर थे। जहां तक अन्य संप्रदायों की बात है, उनके पास कोई तथाकथित कुछ ग्रेड कॉलेज नहीं थे, इसलिए वे अपने साधना क्षेत्रों को मूल्यांकन मानदंड के रूप में उपयोग करते थे और वे अकादमी परीक्षा में भाग लेने के लिए मूल रिटर्न के दूसरे से 5वें स्तर पर शक्तिशाली विशेषज्ञों के एक समूह का चयन करते थे। शायद ये लोग पहले से ही अपने संप्रदाय में 3 से 4 साल या 4 से 5 साल तक रह चुके थे। चाहे वह युद्ध का अनुभव हो या मार्शल आर्ट, वे सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों से अनिवार्य रूप से कमतर नहीं थे। इस समय अयान केवल ओरिजिन रिटर्न के पहले स्तर पर था। यदि वह 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा में शामिल होता तो सबसे नीचे होता। उन पर दबाव अभी भी बहुत अधिक होगा। अयान ने रिफाइना पीक पर पहुंचने के बाद तुरंत एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया। इस समय अन्य गोली कमरों में रिफाइना पीक से उच्च श्रेणी के वरिष्ठ भाई और बहनें मौजूद थे। वे ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने के लिए अपने प्रयासों को भी बढ़ा रहे थे तथा गोलियों का एक बड़ा बैच तैयार करने की योजना बना रहे थे। अयान के लिए एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करना अब कोई समस्या नहीं थी। इस अच्छे गोली कक्ष, एक अच्छी गोली भट्टी और एक अच्छी गोली आग के साथ अयान हर 3 घंटे में एक शीर्ष ग्रेड सार परिवर्तन गोली को परिष्कृत कर सकता है। उन्होंने दिन रात एक करके काम करना नहीं छोड़ा और 10 शीर्ष श्रेणी की ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स तैयार करने में उन्हें 30 घंटे लगे। उसने आराम करने की परवाह नहीं की और जल्दी से पहाड़ से नीचे क्रेडिट हॉल की ओर चला गया। हालांकि क्रेडिट हॉल के प्रवेश द्वार पर उन्होंने लोगों के एक बड़े समूह को कुछ उत्साहपूर्ण चिल्लाते हुए देखा। वह नहीं जानता था कि वे किसे देख रहे थे, किसका इतना बड़ा प्रभाव है। अयान थोड़ा चौंक गया और भीड़ में घुस गया। सामान्यतः क्रेडिट हॉल में बहुत से लोग होते थे, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग क्रेडिट हॉल के अंदर थे। इस बार प्रवेश द्वार पर बहुत सारे लोग एकत्र थे, जिसने अयान का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी छात्र पागलों की तरह भीड़ में घुस गए। अयान ने कुछ बार कोशिश की लेकिन उसे फिर बाहर धकेल दिया गया। वो असहाय था और अपने साथी शिष्यों के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं कर सकता था। वह केवल परिधि पर खड़े अन्य शिष्यों के उदाहरण का अनुसरण कर सकता था तथा अपने युआन क्यूई का उपयोग करके अपने पैरों के नीचे एक मोटी हवा की गद्दी बना सकता था। तभी वह खड़ा हो सका और भीड़ के बीच में स्थिति को बमुश्किल देख सका। पता चला कि ये शिष्य एक लंबी महिला शिष्या से घिरे हुए थे। वह महिला शिष्या लगभग 19 या 20 वर्ष की लग रही थी और उसका क्षेत्र स्वर्ग मूल क्षेत्र था। वह अत्यंत शक्तिशाली थी। यह महिला शिष्या बहुत लंबी थी। भले ही वह पुरुष शिष्यों के समूह के बीच खड़ी थी, फिर भी वह उत्कृष्ट थी। वह संभवतः 1.8 मीटर लंबी थी। इसके अलावा उसकी एक जोड़ी बहुत लंबी थी। अयान ने जिन महिलाओं को देखा था उनमें यह आकृति दुर्लभ थी। एक 19 वर्षीय स्वर्गीय युवान विशेषज्ञ संभवतः उसे केवल सूर्य चंद्र संप्रदाय में ही देख पाएगा।
कौन है वो? अयान ने अपने बगल में एक शिष्य से पूछा। शिष्य ने अयान की ओर घृणा से देखा। पहले तो उन्होंने अयान को उत्तर देने का इरादा नहीं किया, लेकिन अयान की शक्ल देखने के बाद वे मुस्कुराए और बोले, तो ये सूर्य का अयान है। तुम्हें यह नहीं मालूम? ये हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय की प्रसिद्ध वरिष्ठ बहन श्रुति हैं। श्रुति वीरगढ़ के एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है। मूलतः वीरगढ़ के स्वर्ग के गौरवशाली पुत्रों को सूर्य चंद्र संप्रदाय में शामिल होने के लिए इतनी दूर नहीं आना पड़ा, क्योंकि वीरगढ़ में ही एक रॉयल कॉलेज था। रॉयल कॉलेज एक आधिकारिक संप्रदाय था जिसे आधिकारिक तौर पर धीरज साम्राज्य द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी समग्र शक्ति सूर्य चंद्र संप्रदाय के बराबर थी, जबकि सूर्य चंद्र संप्रदाय एक लोक संप्रदाय था। रॉयल कॉलेज के सर्वोच्च नेता धीरज साम्राज्य के सम्राट धीरज साम्राज्य के नंबर 1 विशेषज्ञ सम्राट धीरज थे। जहां तक सूर्य चंद्र संप्रदाय के संप्रदाय गुरु स्वर्गीय दाव के एल्डर रघुवीर का प्रश्न है, वे धीरज साम्राज्य में दूसरे सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। यद्यपि रॉयल कॉलेज और विभिन्न संप्रदायों के बीच थोड़ा टकराव था, फिर भी एक संवेदनशील स्थिति थी जहां अधिकारी और नागरिक विरोध में थे। इसलिए रॉयल कॉलेज ने विशेष रूप से कुछ गौरवशाली बच्चों का चयन किया था, जो रॉयल कॉलेज में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन सरकार और संप्रदाय के बीच संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्हें लोक संप्रदाय में भेज दिया गया। श्रुति उनमें से एक थी और वह स्वर्ग की गौरवशाली संतानों में सबसे उत्कृष्ट थी। पहला, वह वीरगढ़ से आई थी। दूसरा, वह एक प्रमुख पृष्ठभूमि से आई थी। तीसरा, सूर्य चंद्र संप्रदाय में उसका असाधारण स्थान था और वह पिछली अकादमी परीक्षा की चैंपियन भी थी। अपनी उत्कृष्ट उपस्थिति के कारण उन्हें हावरान का फूल के नाम से जाना जाता था और वे सूर्य चंद्र संप्रदाय की शीर्ष सुंदरियों में से एक थीं। हालांकि अयान की नज़र में श्रुति की शक्ल अभी भी उसकी मालकिन आईवी से थोड़ी कमतर थी। हालांकि आईवी शीर्ष मास्टर थी और किसी और को उसे देखने का मौका नहीं मिला था। जहां तक अयान का प्रश्न है, जो हमेशा सुंदर गुरु आईवी की रक्षा करता था, स्वाभाविक रूप से उसने श्रुति के रूप को उतना महत्व नहीं दिया। वह पिछली अकादमी परीक्षा की चैंपियन थी। अयान ने हल्का सा सिर हिलाया। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। तुम्हें अभी भी नहीं पता है ना? पास बैठे शिष्य ने कहा। बड़ी बहन श्रुति 3rd ग्रेड अकेडमी की नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। इस बार वह सूर्य चंद्र संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करेंगी और अन्य शिक्षकों के साथ अन्य 11 संप्रदायों में जाकर मार्शल आर्ट पर व्याख्यान देंगी। ओह, वह उनमें से एक है। अयान को गहरा विश्वास था कि इस तरह की शक्ति वाली एक वरिष्ठ बहन स्वाभाविक रूप से अन्य 11 संप्रदायों को उपदेश देकर सूर्य चंद्र संप्रदाय की शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होगी। इसी समय सफेद कपड़े पहने एक आदमी अचानक आसमान से उतरा और श्रुति के पास आकर बैठ गया। श्रुति, तुम वापस आ गईं। वह आदमी मंद मंद मुस्कुराया। यह अयान का गाइड हरीश था। मैंने सुना है कि 2 दिन में आप अपने गुरुओं के साथ प्रचार करने के लिए संप्रदाय में जा रहे होंगे, इसीलिए तो तुम वापस आए हो, है ना? हरीश ने कहा। वाह, ये तो बड़े भाई हरीश हैं। कई शिष्यों की आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं। तीसरी कक्षा के छात्र की उच्चतम क्षेत्र सीमा स्वर्गीय युवान का पहला स्तर था, जबकि श्रुति और हरीश दोनों स्वर्गीय युवान के पहले स्तर पर थे। इसका मतलब ये था कि वे दोनों तीसरी कक्षा के कॉलेज की सबसे मजबूत लड़ाकू ताकत का प्रतिनिधित्व करते थे। हाँ, श्रुति ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा बाहर ही प्रशिक्षण लेती रही हूँ। जब मैं इस बार वापस आया तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कितने सारे छोटे भाई और बहनें हैं। श्रुति की एक हल्की सी मुस्कान से ही पुरुष शिष्यों में मदहोशी छा जाती थी और महिला शिष्याएं भी काफी असंतुष्ट हो जाती थीं। अयान ने चुपके से सिर हिलाया। ये देखा जा सकता था कि वरिष्ठ भाई हरीश के मन में वरिष्ठ बहन श्रुति के प्रति कुछ प्रशंसा थी। जैसा कि कहा जाता है, वे दोनों ताकत और रूप के मामले में बहुत अनुकूल थे। हालांकि श्रुति भी हरीश के बहुत करीब थी, लेकिन उसने हमेशा एक दूरी बनाए रखी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक ही संप्रदाय के पुरुष और स्त्री की अपेक्षा हरीश के प्रति अधिक स्नेह रखती थी। अयान ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, चलो बड़े भाई हरीश। एक महिला सोकुलों ने बड़ी बहन श्रुति को पकड़ने की गुहार लगाए। हरीश के असाधारण स्वभाव के कारण श्रुति का दिल जीतना कठिन नहीं होगा। हाँ, हरीश को थोड़ी निराशा हुई जब उसने श्रुति की आंखों में दूरी का हल्का सा भाव देखा, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा, आप क्रेडिट हॉल के प्रवेश द्वार पर क्यों खड़े हैं? क्या तुम्हें अब अपने गुरुओं के साथ धर्मोपदेश के कार्यक्रम पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? श्रुति ने अपना सिर हिलाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय हरीश को याद आया कि यह श्रुति नहीं थी जो बाजार के प्रवेश द्वार पर दिखावा करना चाहती थी। जब वह वहां से गुजरी तो उसके छोटे भाई बहन उत्साह से उसे घेर लेते थे। इस समय अयान को आगे देखने की जरूरत नहीं थी। वह भीड़ को चीरता हुआ क्रेडिट हॉल में गया और कार्य सौंप दिया। आगे सूर्य चंद्र संप्रदाय बहुत जीवंत होगा।
पहले विशेष अकादमी परीक्षा थी और फिर 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा थी। मैं व्यस्त हूँ। बाहर कितना चहल पहल था, इसका अयान से कोई लेना देना नहीं था। वह अब इसे देखने नहीं गया। कार्य सौंपने के बाद उन्हें 100 क्रेडिट का इनाम मिला। इस समय हॉक पैलेस में ज्यादा लोग नहीं थे। वे सभी बाहर खड़े श्रुति के सुंदर व्यवहार की प्रशंसा कर रहे थे। इस बार उन्हें अफसोस होगा कि वे ईगल रैंकिंग में एक और रिकॉर्ड बनाने से चूक गए। स्टाफ सदस्य मुस्कुराया और ईगल रोल की ओर इशारा किया। ईगल रैंकिंग का प्रभारी व्यक्ति पहले ही सीढ़ी पर ऊपर चढ़ चुका था। उसने सन्स को 100वें स्थान से हटा दिया था और लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था। हॉक पैलेस में जो कुछ शिष्य रुके थे, वे सब आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। हे भगवान, सन्स फिर से सुधार करने जा रहे हैं। यह इतना तेज क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ही दिनों में अयान ने कोई दूसरा विशेष मिशन पूरा कर लिया हो? यह असंभव है। शायद यह द्वितीय श्रेणी का उच्च स्तरीय मिशन है। चलो देखते हैं कि ईगल रैंकिंग वाला वो स्टाफ सदस्य कितना ऊपर चढ़ता है। बाहर मौजूद लोग श्रुति की वापसी को लेकर बेहद उत्साहित थे। हॉक पैलेस के अंदर हर कोई सन की नई रैंकिंग के कारण उत्सुकता से भरा हुआ था। 50 से अधिक। किसी ने घबराकर चिल्लाया, 40वां स्थान बीत चुका है। हे भगवान, किसी ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और फुसफुसाया, 30, अभी भी ऊपर जा रहा है। अयान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन सोचा, थोड़ा और ऊपर, मेरा सूर्य शिखर उच्चतर स्थान पर हो। 20। यद्यपि घटनास्थल पर लोगों की संख्या कम थी, फिर भी अचानक सनसनी फैल गई। हे भगवान, हॉक पैलेस के इतिहास में यह सबसे ऊंची चढ़ाई है जो किसी प्रथम श्रेणी अकादमी की टीम ने की है। नहीं, यह अभी भी बढ़ रहा है। उन छात्रों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे सभी अपने बालों को खींच रहे थे और अपनी आंखें चौड़ी करके ईगल रैंकिंग को देख रहे थे। कर्मचारी सदस्य पहले ही 10वें स्थान पर चढ़ चुका था, लेकिन वह अभी भी ऊपर चढ़ रहा था। इस समय हॉक पैलेस में मौत जैसा सन्नाटा था। एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जो छात्र हॉक रैंकिंग देख रहे थे, वे अपने आश्चर्य को किसी भी भाव से व्यक्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्टाफ सदस्य अभी भी रेंग रहा था। अंत में स्टाफ शीर्ष पर पहुंच गया और ईगल रैंकिंग में सभी टीमों को एक स्थान पीछे धकेल दिया। ईगल रैंकिंग के शीर्ष पर बड़े लाल अक्षरों में 6 शब्द लिखे थे, सूर्य, सूर्य शिखर। पूरे मैदान में विस्फोट हो गया और छात्र जोर जोर से चिल्लाने लगे तथा कुछ तो बेतरतीब ढंग से गालियां भी देने लगे। मैं शीर्ष पर पहुंच गया हूं। सन पीक, जिसे कई वर्षों से ईगल रैंकिंग में स्थान नहीं मिला था, सम्मान सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है। अयान भी उत्साहित था। उसने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं और मन ही मन सोचा, सुंदर। हालांकि हॉक पैलेस में बहुत अधिक छात्र नहीं थे, फिर भी इससे काफी हंगामा हुआ। एक पल के लिए तो चीख बाहर तक पहुंच गई, यहां तक कि प्रवेश द्वार पर खड़े श्रुति को देख रहे छात्र भी चौंक गए। अंदर क्या हुआ? श्रुति को अजीब लगा और बोली, चलो अंदर चलकर देखते हैं। कनिष्ठ भाई बहन स्वाभाविक रूप से इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेंगे। सभी लोग एकत्र हुए और हॉक पैलेस में चले गए। हॉक पैलेस के अंदर अयान ने सन पीक शब्द को हॉक रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा दिया। वह भी बहुत उत्साहित था और अपने स्वामी को खुशखबरी सुनाने के लिए उत्सुक था। वह बाहर भाग गया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने भिड़ गए। अयान। हरीश ने अयान को पहली बार देखा। वरिष्ठ भाई हरीश, मैं आपको किसी और दिन शराब पिलाऊंगा। अयान ने झट से हरीश को नमस्ते कहा। श्रुति ने भी अयान को देखा, लेकिन उसने केवल एक सरसरी निगाह डाली और कोई गहरी छाप नहीं छोड़ी। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? हरीश और अन्य लोग दरवाजे पर अयान को धक्का देकर आगे बढ़ गए। हॉक पैलेस में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जय जयकार कर रहे शिष्यों से जिज्ञासापूर्वक पूछा, मैं वरिष्ठ भाई हरीश हूं। आप हमारे हॉक पैलेस में भी आए हैं? देखना, हॉक पैलेस की रैंकिंग देखिए। हरीश और श्रुति ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों बिना किसी स्पष्ट कारण के ईगल रैंकिंग में पहुंचे थे और दोनों ने एक साथ ईगल रैंकिंग को देखा। पहले तो किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे ही उनकी निगाह ऊपर गई, उन्हें पहला स्थान दिखाई दिया, सूर्य, सूर्य शिखर। हे भगवान, यह अयान है। हरीश जोर से हंसा। मुझे पता था कि मैं इस बच्चे के बारे में गलत नहीं था। इसमें संदेह की कोई बात नहीं थी। सन पीक तो अयान जैसा शिष्य ही था। ओह, श्रुति के चेहरे पर भी भाव बदल गए। जहां तक मुझे पता है, सन पीक को कई वर्षों से ईगल रैंकिंग में स्थान नहीं मिला है। जैसे ही यह प्रकट हुआ, ये सीधे प्रथम स्थान पर पहुंच गया। क्या ये हो सकता है कि जो अभी भागा वह अयान था? वह इतनी छोटी उम्र में ही द्वितीय श्रेणी अकादमी का जूनियर भाई बन गया है। हरीश जोर से हंसा। दूसरी कक्षा। अयान केवल फर्स्ट ग्रेड एकेडमी का छात्र है। बहुत शक्तिशाली। श्रुति भी हैरान रह गई और बोली, दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता था कि वे इस मामले के कारण अभी खुश हो रहे थे, अन्यथा मैं छोटे जूनियर भाई अयान को जानता होता। बहुत सारे अवसर हैं।
मैं अयान को वापस ले आया, हरीश ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अपने गर्व को देखो, श्रुति ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। सूर्य शिखर, मालिक, मैं शीर्ष पर पहुंच गया हूं। जैसे ही अयान सूर्य महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, मास्टर, हमारा सूर्य शिखर ईगल रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आईवी चुपचाप दरवाजे पर आ गई। उसने अयान की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं समझ गई। अयान ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उत्साहित होकर बोला, चिंता मत करो, जब मैं भविष्य में 3rd ग्रेड अकादमी में प्रवेश करूंगा तो मैं निश्चित रूप से सन पीक को टाइगर रैंकिंग में शीर्ष पर रखूंगा। अच्छा ऐसा है। आईवी ने हल्के से सिर हिलाया और वापस जाने के लिए मुड़ी। अयान को मास्टर की उदासीन प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, इसलिए वह निराश नहीं हुआ। लेकिन इस समय एक तेज रोशनी अचानक आकाश को भेदती हुई सूर्य चंद्र संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर उड़ी। अयान दंग रह गया। प्रकाश के स्रोत की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, यह प्रकृति महल की दिशा में है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक आकाश में बड़ी मात्रा में घना प्रकाश प्रकट हो गया। प्रकाश की प्रत्येक किरण सूर्य चंद्र महल का एक बुजुर्ग था और बुजुर्गों का समूह संप्रदाय के द्वार की ओर उड़ गया। कुछ बड़ा हुआ है। आईवी के चेहरे का भाव बदल गया और वह तेजी से प्रकाश की किरण में बदल गई और उड़ गई। क्या ये? अयान हैरान रह गया। सूर्य चंद्र संप्रदाय में आने के बाद से यह पहली बार था जब उन्होंने सूर्य चंद्र महल के बुजुर्गों द्वारा इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन देखा था। ये सोचकर वह शीघ्रता से संप्रदाय के द्वार की ओर दौड़ा। नीचे बैठे शिष्यों ने बहुत पहले ही बुजुर्गों के कार्यों को देख लिया था और बड़ी संख्या में सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्य लगभग अपने घोंसलों से बाहर निकल आए थे। जब अयान शिष्यों के साथ भाग रहा था तो उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। ग्रैंड हॉल के लगभग सभी बुजुर्ग बाहर आ चुके थे और 5 पीक मास्टर्स, जिनमें लौकी का आधा हिस्सा भी शामिल था, भी आ चुके थे। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटी थी जिससे पूरा ग्रैंड हॉल सतर्क हो गया? संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहले से ही लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। सभी ने अपने सिर ऊंचे उठा लिए, उनके चेहरे पर अकल्पनीय भय और आश्चर्य झलक रहा था। सूर्य चंद्र संप्रदाय के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर शिखर स्तर के विशेषज्ञों के 2 समूह हवा में तैर रहे थे, जो एक दूसरे से हल्के से टकरा रहे थे। उनकी ओर स्वाभाविक रूप से सूर्य चंद्र संप्रदाय के बुजुर्ग थे, जबकि दूसरी ओर के शिखर विशेषज्ञ सभी सफेद कपड़े और नुकीली सफेद टोपी पहने हुए थे। स्वर्गीय शैतान धर्म, सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा। अयान की आंखें ठंडी हो गईं। स्वर्गीय शैतान पंथ ने इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले से ही इतने पागल थे कि वे प्रकृति के सूर्य चंद्र संप्रदाय के क्षेत्र में आक्रमण करना चाहते थे? राक्षस भीड़। सूर्य चंद्र संप्रदाय की दिशा में एक बूढ़ा आदमी आकाश से बाहर आया। यह मानव अस्थि अमर पवन, सफेद दाढ़ी और सफेद भौहें। आश्चर्यजनक रूप से वह बूढ़ा आदमी था जो उस समय मौजूद था जब अयान और अन्य लोग अपने गुटों को विभाजित कर रहे थे। इस समय उसे एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में सूर्य चंद्र संप्रदाय की तीसरी पीढ़ी का बुजुर्ग था। पावर एनर्जी के पीक मास्टर रोहित, तलवार संप्रदाय के पीक मास्टर सुमित, कृपाण संप्रदाय के पीक मास्टर घोसले, स्वर्गीय संप्रदाय के पीक मास्टर आईवी और रिफाइना पीक के पीक मास्टर हाफ गॉड सभी सबसे आगे खड़े थे। 5 शिखर स्वामियों की युआन क्यू आसमान में उड़ी, जिससे संपूर्ण सूर्य चंद्र पर्वत श्रृंखला कांप उठी। इस बार सचमुच कुछ हुआ है। शिष्य घबरा गया और उसका पूरा चेहरा बर्फ की तरह सफेद हो गया। जहां तक उस दाव अस्थि अमर पवन की तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग का प्रश्न है, उसके साथ 1 दर्जन या उससे अधिक अन्य तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग थे। ये कहा जा सकता है कि उसकी सारी शक्तियां स्वर्ग तक पहुंच गई थीं। वह एक क्रूर चरित्र था जो अपनी भुजा की एक लहर से धीरज साम्राज्य को 3 बार हिला सकता था। राक्षस भीड़। अस्थि अमर पवन की तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग ने स्वर्गीय शैतान धर्म की दिशा में इशारा किया। धीरज शहर, क्या आप हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय के साथ मौत से लड़ना नहीं चाहते हैं? स्वर्गीय शैतान धर्म की दिशा में एक सुंदर महिला पतली हवा से बाहर निकल आई। इस महिला के पीछे 9 काले राक्षसी ड्रैगन थे और राक्षसी ऊर्जा आकाश में उड़ रही थी। के महिला जोर से हंसने लगी। आज मेरा पवित्र संप्रदाय सूर्य चंद्र संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मेरे एक शिष्य की इच्छा के लिए यहाँ है। छोटी मरी, बाहर आओ। महिला के पीछे पीछे एक सुंदर लड़की बाहर आई, जिसने अपने काले बालों को एक बड़े धनुष की तरह बांध रखा था। इस व्यक्ति को देखकर अयान का दिल बैठ गया। क्या ये स्वर्गीय दानव पंथ की राक्षसी महिला ऋतिका नहीं थी? क्या वह यहाँ आई थी? हालांकि उस ऋतिका को बीच हवा में खड़ा देखकर उसने सूर्य चंद्र संप्रदाय को प्रणाम किया और कहा, सूर्य चंद्र संप्रदाय के वरिष्ठों, नाराज मत हो। हमारा पवित्र संप्रदाय इतना प्रमुख है, इसका कारण यह है कि इस वनराजी शहर में प्रवेश करना वास्तव में कठिन है। हालांकि मेरे गुरु ने कहा कि हम यहाँ आपके संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी को खोजने के लिए आए हैं। सूर्य चंद्र संप्रदाय की दिशा में अधिकांश बुजुर्गों की नजर आधे लौकी पर पड़ी।
सभी जानते थे कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय हाल ही में किसी प्रकार का किमियागर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा था। सबसे अधिक संभावना यह है कि वे यहाँ आधी लौकी के लिए आए थे। हालांकि लौकी के आधे हिस्से ने आलस से अपना हाथ हिलाया, वे मेरे लिए यहाँ नहीं हैं। इस समय ऋतिका ने अपना दाहिना हाथ लहराया और कई स्वर्गीय शैतान पंथ के शिष्यों ने पूरे आकाश में लाल पंखुड़ियों की वर्षा कर दी। इस बार मैं आपके संप्रदाय के शिष्य अयान की तलाश में आया हूँ, ऋतिका ने कहा। मैं अयान को ढूंढना चाहती हूँ और शादी का प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित विशाल दृश्य में असंख्य लोग मौन हो गए। अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं। पिछली बार जब उन्होंने ऋतिका से रिश्ता तोड़ा था तो उसने कहा था कि वह शादी का प्रस्ताव रखना चाहती है। उस समय अयान को यही लगा कि वह पागलों जैसी बातें कर रही है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह पागल राक्षसी महिला गंभीर थी और वास्तव में आई थी। अयान, शादी का प्रस्ताव। संपूर्ण सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यगण तुरंत बेचैन हो गए। यहाँ तक कि सूर्य चंद्र संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। राक्षसी शब्दों से भीड़ को धोखा देने की कोशिश मत करो, 3 पीढ़ियों के बुजुर्गों ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुम इतने दुस्साहसी हो कि हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों को खुलेआम मोहित कर दोगे? ऋतिका के पास तीसरी पीढ़ी के बुजुर्गों पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसकी काली काली आंखें नीचे खड़े शिष्यों की भीड़ को ही खोज रही थीं। हालांकि वहां इतने सारे शिष्य थे कि वह अयान की परछाई तक नहीं ढूंढ पाए। हालांकि सूर्य चंद्र संप्रदाय के सभी शिष्य इतने उत्साहित थे कि वे पागल होने के कगार पर थे। अरे, स्वर्गीय दानव संप्रदाय के लोग सूर्य चंद्र संप्रदाय के पास शादी का प्रस्ताव रखने आए। धीरज साम्राज्य की स्थापना के बाद से यह सबसे अजीब बात थी। अयान कौन है? कई उच्च श्रेणी के अकादमी शिष्य एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। उन्होंने अयान का नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन आज अयान शब्द शायद उनके दिलों में जीवन भर के लिए अंकित हो जाएगा। अयान कौन है? आकाश में सूर्य चंद्र संप्रदाय शिविर के पीछे बुजुर्ग भी हैरान थे। हालांकि 4 शिखर मास्टर्स ने एक साथ अपनी निगाहें आईवी पर केंद्रित कर दी। अयान, ऊपर आओ, आईवी ने ठंडे स्वर में डांटा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और युआन क्यूई की एक लट का उपयोग करके अयान के चारों ओर सटीक रूप से लपेटा, जिससे अयान आकाश में चला गया। हाँ, ये वही है, ऋतिका ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा। मास्टर जी, मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। स्वर्गीय शैतान धर्म की शक्तिशाली महिला ने मोहक आंखों से अयान को देखा और कहा, उसे ले जाओ। चलो देखते हैं कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। आईवी ने तुरंत ही चौंका देने वाली मात्रा में युआन क्यूई जारी कर दिया। अन्य 4 पीक मास्टर्स भी एक कदम आगे बढ़े और एक विशाल निर्णायक लड़ाई शुरू करने वाले थे। ऋतिका, तुम क्या कर रही हो? अयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सख्ती से चिल्लाया। इस समय सभी शिष्यों की निगाहें अयान और ऋतिका, दोनों दीक्षार्थियों पर केंद्रित थीं। यह मजाकिया है। दोनों युवा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर भी वे इतनी बड़ी संरचना बनाने में कामयाब रहे। मुख्य बात यह थी कि ये दोनों लोग 2 अलग अलग खेमों से थे, एक धर्मी था और दूसरा दुष्ट। हे भगवान, स्वर्गीय दानव पंथ की राक्षसी महिला को सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों से प्यार हो गया। ये वास्तव में बहुत बढ़िया, एक शिष्य फुसफुसाया। शिष्य सभी युवा लोग थे। यद्यपि वे जानते थे कि अच्छाई और बुराई अविभाज्य हैं, फिर भी युवा लोगों का ध्यान अच्छाई और बुराई के बीच विरोध पर नहीं, बल्कि उस प्रेम पर था जिसके प्रति युवा लोग भावुक थे। जैसा कि कहा गया था कि मौज मस्ती देखना कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई शिष्य बोलता था तो बड़ी संख्या में शिष्य एक के बाद एक उस पर चर्चा करने लगते थे। इस दृश्य को देखकर सूर्य चंद्र संप्रदाय के बुजुर्गों के चेहरे काले पड़ गए। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ सभी शिष्य चौंक कर चुप हो गए। जहां तक आकाश में टकराव का सवाल है, तो यह वास्तव में जारी नहीं रह सकता। चाहे वह सूर्य चंद्र संप्रदाय हो या दिव्य दानव संप्रदाय, उनमें से कोई भी यहाँ युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था। आइए इस पर बात न करें कि कौन जीतता है या कौन हारता है, लेकिन अंत में विजेता निश्चित रूप से बुरी तरह जीतेगा। यदि हम कहें कि युआन क्यूई को हुई भारी क्षति हल्की है, तो हो सकता है कि हम इससे उबर ना पाएं। सभी बुजुर्ग आईवी की ओर देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि अयान के मालिक बोलेंगे, जबकि आईवी ने अयान की ओर देखा और कहा, क्या हो रहा है? अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जब मैं एक मिशन पर था तो मेरा उस राक्षसी महिला से झगड़ा हो गया था। अप्रत्याशित रूप से उसने ऐसा तमाशा रच दिया। ये सुनकर बुजुर्गों ने मन ही मन आह भरी। पंथ तो पंथ ही था। जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, उन्हें लगा कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने की हिम्मत वे न कर सकें। अयान, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? मेरे गुरु ने पहले ही कह दिया है कि यदि तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो तो मेरा पवित्र संप्रदाय अगले 50 वर्षों तक सूर्य चंद्र संप्रदाय का एक बाल भी बांका नहीं करेगा। ऋतिका मुस्कुराई और अयान को देखा और बोली, अयान, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? बेशर्म, आईवी क्रोधित हो गई और चिल्लाई, क्या बड़ी बात है?
हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय हमारे संप्रदाय के अनुयायियों को इस तरह के अपमान को सहने और जीवन चुराने की कीमत पर कैसे धोखा दे सकता है? आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आप युद्ध शुरू करना चाहते हैं तो अभी करें। हर कोई हैरान था। आईवी का व्यक्तित्व सचमुच जीवनदायी था। हालांकि बुजुर्गों ने आईवी की बातों पर बार बार सिर हिलाया। हा 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 हा, नॉर्ड्रेगन राक्षसी महिला ने देखा और हंसे। शिष्यों के बीच प्यार कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप नैतिकता में ला सकते हैं। सभ्य लोग वास्तव में धार्मिक दिखावा करना पसंद करते हैं। मेरे शिष्य को आपके संप्रदाय के शिष्यों पर मोह हो गया है। इसका आप बूढ़ों से क्या संबंध है? हा, आधे लौकी ने अपने कान खोदते हुए कहा, इस राक्षसी औरत, इसका तुमसे क्या संबंध है? क्या तुम भी नहीं आए? नॉर्ड्रेगन चुड़ैल ने अपना हाथ हिलाया। मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सगाई का उपहार देने आई हूँ। यदि अयान मेरी शिष्या से विवाह करने को तैयार है तो ये 20 डिब्बे 5 स्पिरिट जड़ी बूटियां, 10 डिब्बे अर्थ ग्रेड एलिमेंट्री ग्रेड हथियार, 3 डिब्बे 5 स्पिरिट गोलियां तथा 1 डिब्बा 6 स्पिरिट गोलियां सभी सूर्य चंद्र संप्रदाय को दे दिए जाएंगे, नॉर्ड्रेगन चुड़ैल ने कहा। शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। ये पहली बार था जब उन्होंने सुना कि छठी कक्षा की स्पिरिट की गोली एक बक्से से भेजी गई थी। लेकिन यह क्या है? अयान, कुछ तो बोलो। रितिका ने कहा, मुझे एक शब्द बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? अयान अचंभित रह गया। उसे होश में आने में काफी समय लगा और उसने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? 10,000 कदम पीछे, भले ही हम एक विरोधी रिश्ते में न हो, मेरे लिए आपसे शादी करना असंभव है। मैं तुम्हें केवल कुछ दिनों से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। रितिका ने परवाह नहीं की। क्यों नहीं? जैसा है वैसा है। पसंद नहीं है वैसा नहीं है। पता है 10 साल शादी कर सकते हैं, पता है एक दिन शादी कर सकते हैं। आप अपने ही दिल को धोखा दे सकते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम शादी करने जा रहे हो या नहीं? शादी मत करो, अयान ने दृढ़ता से उत्तर दिया। पीछे स्थित सूर्य चंद्र संप्रदाय के बुजुर्ग पहले से ही क्रोधित थे। सौभाग्य से अयान का जवाब विनम्र या अहंकारी नहीं था, अन्यथा कोई बुजुर्ग व्यक्ति गुप्त रूप से अपनी युआन क्यूई प्रसारित कर देता। यदि अयान ने संप्रदाय को अपमानित करने वाली कोई बात कही तो वह अयान को एक ही हथेली से मौके पर ही मार देगा। हाँ, रितिका ने सिर हिलाया और कहा, क्या होगा अगर हम धार्मिक और दुष्ट विरोधी नहीं हैं? यदि मैं भी सूर्य चंद्र संप्रदाय की अनुयायी हूं, तो क्या आप मुझसे विवाह करना चाहेंगे या नहीं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा सूर्य चंद्र संप्रदाय चिंता से चिल्ला उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह राक्षसी स्त्री अब से अपने तौर तरीके बदलने और धार्मिक मार्ग पर चलने की योजना बना रही थी? हरीश ने आह भरी और अवचेतन रूप से श्रुति की ओर देखा। यार, प्यार की शक्ति सचमुच महान है। अंत में अयान ने फिर भी अपना सिर हिला दिया। क्यों? रितिका ने पूछा। मैंने तुम्हें सगाई में बहुत सारे उपहार दिए और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते? अयान ने कहा, इस बात का उल्लेख नहीं कि आप एक स्वर्गीय शैतान पंथ की राक्षसी महिला हैं। मैं सूर्य चंद्र संप्रदाय का अनुयायी हूँ। भले ही तुम और मैं साधारण लोग हों, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो क्यों? रितिका की ने कहा। अयान का चेहरा उदास हो गया जब उसने कहा, क्योंकि मैं। प्यार में विश्वास मत करो। केवल अयान, जिसने अपनी प्रियतमा के विश्वासघात को अनुभव किया था, ही ऐसा दुखद और मार्मिक वाक्य कह सकता था। अयान के शब्दों की प्रामाणिकता पर किसी को संदेह नहीं था, क्योंकि उन शब्दों में निहित भावनाएं बहुत सच्ची और दुखद थीं। यह जवाब सुनकर रितिका को समझ नहीं आया कि क्या कहे। मूलतः उनका स्वर्गीय शैतानी धर्म बड़ी धूमधाम से विवाह की भीख मांगने आया था। ये दुनिया में एक दुर्लभ कार्य था, लेकिन अब अयान ने इसे मौके पर ही अस्वीकार कर दिया। कोई भी क्रोधित और शर्मिंदा होगा, शायद प्रेम घृणा को जन्म देगा। हालांकि रितिका स्वर्गीय शैतान धर्म में पली बड़ी है। वह आम लोगों की नैतिकता के प्रति उदासीन थी। न केवल उसे अपमानित महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके मालिक ने भी बार बार अपना सिर हिलाया। वह एक अजीब बच्चा है। वह उन धर्मी लोगों की तरह पाखंडी नहीं है। अच्छे शिष्य, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया है। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या तुम चाहते हो कि मैं अयान को छीनने में तुम्हारी मदद करूं? ये शब्द सुनकर सूर्य चंद्र संप्रदाय के सभी बुजुर्ग सतर्क हो गए और किसी भी समय युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। रितिका ने कुछ देर तक अपना सिर नीचे झुकाया, फिर अचानक सिर उठाया और मुस्कुराई। लोगों को लूटने का क्या मतलब है? मैं उनके दिलों को लूटना चाहता हूँ। गुरुजी, चलो वापस चलें। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन अयान मेरे पवित्र संप्रदाय में सगाई का उपहार लेकर आए और मुझसे विवाह करने की विनती करे। नॉर्ड्रेगन राक्षसी महिला ने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और हंसी। उसकी लंपट हंसी 9 आसमानों तक गूंज उठी। उसके हाथ की एक लहर से अनगिनत स्वर्गीय शैतान पंथ के सदस्य एक काली रोशनी में बदल गए जो आकाश में चली गई और तुरंत गायब हो गई। एक प्रहसन अचानक शुरू हुआ और अप्रत्याशित रूप से समाप्त हो गया।
एवी, अपने शिष्य को सन मून पैलेस में ले आओ। सूर्य चंद्र संप्रदाय की दिशा से एक तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग ने कहा। ऐसा कहने के बाद कई बुजुर्ग अपनी आस्तीनें सिकोड़कर चले गए। आईवी को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अयान की ओर देखा और कहा, सच बताओ, क्या तुम उस राक्षसी महिला से संबंधित हो? क्या आपने इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचा है? थोड़ी देर में सन मून हॉल में बड़े बुजुर्ग आपसे पूछताछ करेंगे। नहीं, अयान ने दृढ़ता से उत्तर दिया। आईवी ने सिर हिलाया। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास यह नहीं है, तो तुम्हारे पास यह नहीं है। मुझे आप पर विश्वास है। ऐसा कहने के बाद आईवी ने अयान को उठाने के लिए अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल किया और सूर्य चंद्र महल की दिशा की ओर उड़ गई। नीचे बैठे शिष्यों को अब भी लग रहा था कि उनके इरादे अभी भी अंतहीन हैं और विवाह के लिए यह विशाल अनुरोध ऐसे ही समाप्त हो गया। हालांकि सभी ने राहत की सांस ली। सौभाग्यवश उनमें लड़ाई नहीं हुई, अन्यथा दृश्य अकल्पनीय हो जाता। हालांकि दो शब्द अयान प्रसिद्ध माने जा सकते हैं। सूर्य चंद्र संप्रदाय एक बहुत बड़ी ताकत थी। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में इसका अपना व्यवसायिक क्षेत्र था तथा सेना और सरकार में इसके अपने मजबूत पारस्परिक संबंध भी थे। सूर्य चंद्र संप्रदाय के कई अनुयायी उस समय संप्रदाय को छोड़ने का विकल्प चुनते थे जब वे शक्तिशाली होते थे। कुछ लोग अपना अलग संप्रदाय बना लेते और एक पक्ष के अधिपति बन जाते, जबकि अन्य लोग सेना में शामिल हो जाते और दूसरे पक्ष के सेनापति बन जाते। यद्यपि ये लोग नामात्र रूप से सूर्य चंद्र संप्रदाय से नहीं थे, फिर भी इनके सूर्य चंद्र संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध थे और इनके साथ इनका अक्सर व्यवहार रहता था। यही कारण था कि कुछ सैन्य मिशन, जिनमें हस्तक्षेप करना उनके लिए सुविधाजनक नहीं था, उन्हें सीधे सूर्य चंद्र संप्रदाय को भेजा जा सकता था। सूर्य चंद्र संप्रदाय की स्थापना के बाद से 1500 वर्षों में यह एक विशाल वृक्ष की तरह था। वनराजी नगर का स्थल केवल पृथ्वी की सतह से बाहर दिखाई देने वाला एक दिखावा था, लेकिन वास्तव में वहां मिट्टी के नीचे सभी दिशाओं में फैली हुई धमनियां थीं। हालांकि सूर्य चंद्र संप्रदाय की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन यह फूला हुआ नहीं था क्योंकि वह जानता था कि शक्ति को कैसे सौंपना है। इतनी बड़ी संप्रदाय शक्ति को बनाए रखना केवल एक शब्द से संभव नहीं था। इसलिए संप्रदाय के नेता सन मून ने बुद्धिमानी से अपने अधिकार छोड़ दिए और इसे सन मून पैलेस को दे दिया। ये कहा जा सकता है कि सूर्य चंद्र संप्रदाय का हर बड़ा निर्णय संप्रदाय के नेता द्वारा नहीं, बल्कि सूर्य चंद्र महल के बुजुर्गों द्वारा लिया जाता था। यही कारण था कि सूर्य चंद्र संप्रदाय के स्वर्गीय दाव वृद्ध पुरुष आमतौर पर संप्रदाय में नहीं रहते थे। केवल तभी जब संप्रदाय को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था, या यहाँ तक कि संप्रदाय के जीवन और मृत्यु को भी खतरा होता था, तब संप्रदाय का स्वामी सीधे सत्ता पर कब्जा करता था और गड़बड़ी को कम करने और संप्रदाय और आग को बचाने के लिए निर्णायक और कठोर तरीकों का उपयोग करता था। कुछ अल्पसंख्यक संप्रदायों के भ्रम के कारण इस बड़े संप्रदाय को शाश्वत विपत्ति के रसातल की ओर जाने से रोकने के लिए सूर्य चंद्र संप्रदाय को प्रत्येक प्रमुख प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 से अधिक बुजुर्गों को अपने हाथ उठाने पड़ते थे। अन्यथा ये निरर्थक एवं अमान्य होगा। पिछली बार जब अयान सन मून हॉल में आया था तो वह गुटों में बंटा हुआ था। उस समय वह सन मून हॉल की सबसे बाहरी इमारत में ही खड़े थे, और इस बार वह सचमुच सन मून हॉल में प्रवेश कर रहा था। सन मून हॉल वह स्थान था जहां पर बुजुर्गों का बोर्ड निर्णय लेता था। सामान्यतः एल्डर्स बोर्ड में तीसरी पीढ़ी के 5 एल्डर्स, चौथी पीढ़ी के 13 एल्डर्स और 5वीं पीढ़ी के 26 एल्डर्स रहते थे। उनकी कुल संख्या 40-40 थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि प्रकृति के सूर्य चंद्र संप्रदाय में केवल 5 तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग थे, लेकिन केवल ये 5 लोग ही आमतौर पर बुजुर्गों के बोर्ड में सेवा करते थे। लेकिन आज कई तीसरी, चौथी और 5वीं पीढ़ी के बुजुर्ग भी आए थे जो बुजुर्ग समूह का हिस्सा नहीं थे। अयान स्टैंड इन ट्रायल में अकेला खड़ा था और उसके सामने ऊंची सीटों की एक पंक्ति थी। बुजुर्गों के बोर्ड के लोग बुजुर्गों की सीटों पर बैठे थे जो 10 मीटर ऊंची थी, और वे ऊपर से अयान को देख सकते थे। इस समय बड़े बुजुर्ग एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे थे। रविराम एक शीर्ष अर्ध संत तृतीय परत विशेषज्ञ थे। साथ ही वह तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग भी थे। वह बोर्ड ऑफ एल्डर्स के प्रमुख भी थे। ये व्यक्ति मुख्य रूप से संप्रदाय के दैनिक मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। चाहे वह अन्य संप्रदायों या अधिकारियों के साथ बैठक हो या अन्य महाद्वीपों की यात्रा हो, वह सर्वोच्च नेता थे। उस समय जब अयान ने गुटों को विभाजित किया था तो वह बूढ़ा व्यक्ति जो संप्रदाय के सिद्धांत दाओ अस्थि अमर पवन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार था, वह वही था। अयान इस समय रविराम हल्के से बड़ों की सीट से नीचे उतरे और कदम से कदम मिलाकर अयान की ओर चले। अयान ने रविराम को बधाई दी। अयान ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। रविराम ने सिर हिलाकर कहा, मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक अच्छा उत्तर सोचना होगा और यथार्थवादी होना होगा। अयान एल्डर के आदेश का पालन करेगा। अयान ने कहा। रविराम ने कहा, क्या तुम्हारा स्वर्गीय शैतान धर्म से कोई संबंध है?
आपको ये जानना होगा कि इस मामले का प्रभाव बहुत बुरा है। बहुत जल्द ही वीरगढ़ से कोई व्यक्ति इस मामले की जांच करने के लिए हमारे संप्रदाय में आएगा। यह कोई मजाक नहीं था। सूर्य चंद्र संप्रदाय ड्रैगन महाद्वीप में नंबर 1 संप्रदाय था। यदि यह संप्रदाय भी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के साथ मिल गया तो यह स्पष्ट था कि परिणाम कितना बुरा होगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, अयान ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। कोई कनेक्शन नहीं, एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होकर चिल्लाया, इसमें कोई संबंध नहीं है। हेवनली डेविल चर्च इतने सारे सगाई उपहारों के साथ वनराजी शहर में आया है, आपके पास इसका क्या स्पष्टीकरण है? इस समय रविराम ने अयान को राहत भरी नजर से देखा और धीरे से कहा, बस सच बताओ, डरो मत। जब तक आप झूठ नहीं बोलेंगे, सूर्य चंद्र संप्रदाय आपके पीछे खड़ा रहेगा और आपका समर्थन करेगा, भले ही बड़ी मुसीबत क्यों न हो। अयान ने कृतज्ञतापूर्वक बड़े रविराम को सिर हिलाकर कहा, वास्तव में हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, इस बार उनका दौरा एक पुरुष और एक महिला के बीच के संबंध से अधिक कुछ नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उनका कोई अन्य उद्देश्य है, अयान को इस बारे में निश्चितता नहीं है। रविराम ने पूछा, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की चुड़ैल के साथ तुम्हारा संबंध कैसे बना? धीरे धीरे बोलो, एक एक शब्द बोलो। अयान ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने सच सच बताया कि कैसे उसने मिशन को स्वीकार किया था, कैसे उसने गलती से सोचा था कि राक्षसी महिला एक बच्ची है, और कैसे उसने उसे बचाया था, साथ ही कैसे वह उसे सूर्य चंद्र संप्रदाय में वापस ले आई थी। बोर्ड ऑफ एल्डर्स के सदस्यों को पहले ही पता चल चुका है कि क्या हुआ। रविराम ने संतोष से अपना सिर हिलाया। फिर वह एल्डर की सीट की ओर मुड़ा और बोला, मुझे आश्चर्य है कि हर कोई क्या कहना चाहता है। बुजुर्गों की समिति के एक सदस्य ने खड़े होकर कहा, मेरा सुझाव है कि अयान को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाए। अब से वह हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय का शिष्य नहीं रहेगा। क्यों? रविराम ने मुस्कुराते हुए पूछा। बुजुर्ग ने कहा, भले ही अयान ने जो कहा वह सच हो, लेकिन इस बार उसने संप्रदाय पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। इससे हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। रविराम ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय को अपनी प्रतिष्ठा खोने का कभी डर नहीं रहा। यदि हर बार ऐसा होने पर हमें एक संप्रदाय के अनुयायी को छोड़ना पड़े, तो हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय 1500 वर्षों तक जीवित नहीं रह पाएगा। एक अन्य बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, मैं भी अयान को निकालने के लिए सहमत हूं। वह आज राक्षसी स्त्री के मोह को सहन कर सकता है, इसलिए ये गारंटी देना कठिन है कि वह कल पलटकर पंथ में शामिल नहीं हो जाएगा। रविराम मुस्कुराए और बोले, भविष्य में क्या होगा, इसका निर्णय करने का अधिकार न तो आपको है और न ही मुझे। हम सिर्फ एक विचार के कारण किसी शिष्य का भविष्य नष्ट नहीं कर सकते। एक अन्य बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन हमें नहीं पता कि अयान कुछ छिपा रहा है या नहीं। शायद सच्चाई उतनी सरल नहीं है जितनी उन्होंने कही। इस समय सूर्य शिखर मास्टर आईवी, जो बुजुर्गों के समूह से संबंधित नहीं थे, आगे बढ़े और कहा, अयान ने जो कहा वह सच है। मैं उसे अपने व्यक्तित्व की गारंटी देने को तैयार हूं। बड़े ने आह भरते हुए कहा, आईवी, तुम बछड़े को लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हो। आईवी ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, अगर मुझे अयान पर विश्वास नहीं होता तो मैं उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करती। चूंकि मैं उसका मालिक हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उसके पक्ष में बोलना होगा। उन्होंने कहा, हम महज अटकलों के आधार पर अयान को दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि ऐसा है तो क्या हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय नष्ट नहीं हो जाएगा यदि दानव संप्रदाय एक दिन अचानक सभी बुजुर्गों के प्रति सद्भावना दिखा दे? आप? बड़े ने गुस्से से आईवी को देखा। उन्होंने आईवी की ओर इशारा करते हुए कहा, सन मून हॉल, तुम इतनी अपमानजनक कैसे हो सकती हो? आईवी का हर शब्द सच है। आप सम्मान कैसे नहीं कर सकते? आईवी ने उग्रता से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा सन मून हॉल अब सत्य का एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता? एवी का स्वभाव पूरे सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रसिद्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने की वह हिम्मत न करती हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कहने की वह हिम्मत न करती हो। यद्यपि शिखर गुरु ज्येष्ठों के मंडल के सदस्य नहीं थे, फिर भी उनके शब्दों का सूर्य चंद्र संप्रदाय में जबरदस्त महत्व था। मुझे नहीं लगता कि यह मामला इतना जटिल है। तलवार संप्रदाय के शिखर गुरु तलवार सुमित ने खड़े होकर कहा, स्वर्गीय दानव संप्रदाय रहस्यमय तरीके से काम कर रहा है। ये सामान्य ज्ञान के अनुसार ताश नहीं खेलता। बुजुर्गों को संदेह और चिंता इस बात की है कि ये दक्षिणी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय द्वारा हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय में भेजा गया एक शतरंज का मोहरा है। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वास्तव में यही बात थी जिसकी वजह से बुजुर्ग सबसे ज्यादा चिंतित थे। और सुमित ने कहा, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। मैं सिर्फ तथ्यों से सत्य की खोज कर रहा हूं। यदि मैं स्वर्गीय शैतान धर्म में एक शतरंज का मोहरा डालता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं स्वर्गीय शैतान धर्म में जल्दबाजी करूंगा और इस शतरंज के मोहरे की पहचान उजागर करूंगा।
जैसे ही ये शब्द बोले गए, बुजुर्ग रविराम तुरंत चुप हो गए। हाँ, अगर अयान स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का जासूस था, तो वे ऐसा दृश्य पैदा करने के लिए यहाँ क्यों आए? क्या आपको डर है कि सूर्य चंद्र संप्रदाय अयान पर शक न कर ले? क्या यह असंगति नहीं थी? ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में नहीं सोचा है, एक बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, नहीं तो अयान आज़ाद नहीं रह पाएगा। हालांकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बारे में कैसा है? रविराम ने खड़े होकर कहा, पहले अयान को 10 दिन के लिए हिरासत में लो। हम उसका निरीक्षण करने के लिए उत्तरी सीमा पर लोगों को भेजेंगे। अगर अयान ने जो कहा वह सच है तो हम उसे पाक साफ साबित कर देंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? बुजुर्गों ने कुछ देर तक विचार किया, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ठीक है तो अपना हाथ उठाएं और वोट दें। सबसे पहले बुजुर्ग रविराम ने अपना दाहिना हाथ उठाया। इसके तुरंत बाद एल्डर्स बोर्ड के 2/3 से अधिक बुजुर्गों ने भी अपने हाथ उठाए। उन्होंने अस्थायी रूप से अयान पर भरोसा करने का फैसला किया। तो फिर चलो अयान को अस्थायी रूप से नामलेस पीक पर बंद कर देते हैं। रविराम हंसा। एक क्षण के लिए तो सभी बुजुर्ग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। बाद में अयान को एहसास हुआ कि नेमलेस पीक एक बहुत ही प्रभावशाली जगह थी। सूर्य चंद्र संप्रदाय की अपनी कालकोठरी थी, जिसमें आमतौर पर उन शिष्यों को रखा जाता था जो संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करते थे। हल्के अपराध वाले लोगों को कुछ महीनों के कारावास के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि गंभीर अपराध वाले लोगों को भी कुछ वर्षों के कारावास के बाद रिहा कर दिया गया। जहां तक नामहीन शिखर का प्रश्न है, ये वह स्थान था जहां स्वर्गीय दाव के बूढ़े व्यक्ति ने युवावस्था में कभी कभी गलतियां की थीं और उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़े होने की सजा दी गई थी। बुजुर्गों को चिंता थी कि अगर अयान वास्तव में स्वर्गीय शैतान पंथ द्वारा लगाया गया एक शतरंज का मोहरा था, तो उसे कालकोठरी में डालना अनुचित होगा और वह दूसरों के साथ मिलीभगत कर सकता है। इसलिए उन्होंने अयान को नामहीन शिखर पर रखा, एक ऐसा स्थान जहां सामान्य शिष्य अपने जीवन काल में कभी प्रवेश नहीं कर पाते। ये नामहीन शिखर सूर्य चंद्र शिखर के पीछे स्थित था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे एक ही ब्लेड से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया हो। बायां आधा हिस्सा पहले की तरह पूरा था और दायां आधा हिस्सा दर्पण की तरह चिकना था। यह एक सीधी चट्टान थी। चट्टान के केंद्र में एक बहुत बड़ी गुफा थी। यह वह स्थान था जहां स्वर्गीय दाव बूढ़े व्यक्ति ने युवावस्था में सामना किया था। यह स्थान साधारण नहीं था, इसका कारण इसका असाधारण महत्व था। सरल शब्दों में कहें तो अंदर कोई गुप्त खजाना छिपा नहीं था, यह एक साधारण गुफा थी, यही सब कुछ था। आईवी ने व्यक्तिगत रूप से अयान को नामलेस पीक माउंटेन गुफा के प्रवेश द्वार पर भेजा और कहा, चिंता मत करो, मास्टर के साथ यहाँ वे तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते। अब से 10 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इतना कहकर आईवी पलटकर चली गई। हालांकि अयान बता सकती थी कि यद्यपि उसके मालिक की अभिव्यक्ति अभी भी भावशून्य थी, लेकिन उसका स्वर बहुत अप्रिय था। वह नहीं जानता था कि वह स्वर्गीय दानव संप्रदाय की राक्षसी महिला के साथ उसके रिश्ते से नाखुश थी या बुजुर्ग बहुत जिद्दी थे। संभवतः बाद वाली बात अधिक संभावित थी। अयान ऊबकर गुफा में घूमता रहा। यहाँ का साज सज्जा बहुत साधारण था। वहाँ केवल एक छोटा सा पत्थर का बिस्तर था और कुछ भी नहीं था। गुफा का क्षेत्र काफी बड़ा था, क्योंकि पूरा पहाड़ केवल एक गुफा था और यह अभी भी पहाड़ के आधे रास्ते पर था। गुफा का शीर्ष 50 मीटर ऊंचा था और गहराई लगभग 100 मीटर तक पहुंच सकती थी। यह एक आयत जैसा था। मूलतः अयान की योजना के अनुसार वह रिफाइना पीक में एक गोली भट्टी किराए पर लेगा और एक सुनसान जगह ढूंढकर गुप्त रूप से बिजली के प्रति अपना प्रतिरोध बढ़ाएगा और सफेद लपटों और बिजली को अवशोषित करेगा। अब यह असंभव लग रहा था। उसकी गोली भट्टी का स्तर बहुत निम्न था और यह शरीर को परिष्कृत करने के तापमान को सहन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगले 10 दिनों की बात करें तो अयान को अपने पुनर्जन्म के बाद से इतनी लंबी फुर्सत कभी नहीं मिली थी। शुरुआत में वह काफी खुश थे और अंततः अच्छी तरह आराम करने में सक्षम हो गए। हालांकि एक दिन से भी कम समय में उन्हें घबराहट होने लगी। अगर वह कुछ न करे तो उसे पूरे शरीर में हमेशा असहजता महसूस होगी। इस प्रकार उन्होंने स्वयं ही सूर्यदेव तकनीक की साधना शुरू कर दी। उसने प्रकाश खींचा और सूर्य की एक कोमल किरण को अपने पूरे शरीर पर पड़ने दिया। इस प्रकार की धीमी साधना में वह सूर्य दिव्य तकनीक के क्षेत्र को ऊपर उठाने जा रहा था। इस समय अयान सूर्य देव कौशल में था, जो पृथ्वी यान कौशल का पहला स्तर था। ये तो अभी शुरुआती चरण था, लेकिन उन्होंने पहले स्तर का प्रशिक्षण पुनर्तः प्राप्त कर लिया था। इसके बारे में सोचें, यदि कोई पृथ्वी यान क्षेत्र के दूसरे स्तर पर साधना करना चाहता है, तो उसे संभवतः साधना के लिए मूल वापसी क्षेत्र के दूसरे स्तर या उससे भी उच्च स्तर तक पहुंचना होगा। इसके बाद वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। वह बस पत्थर के बिस्तर पर लेटा रहा, गुफा की चोटी पर टेक लगाए शून्य दृष्टि से देखता रहा। वह क्या है?
अचानक उसने पाया कि गुफा के शीर्ष पर कुछ धुंधला सा गड्ढा है, और उसने ऊपर उड़ने के लिए अपने एसेंस फेदर विंग्स का उपयोग किया। जब धूल को उड़ाया गया तो पता चला कि यह तलवारों और कृपाणों के कटे हुए निशान थे। वे निशान अभी भी बहुत स्पष्ट थे, मानो स्वर्गीय दाव के बूढ़े व्यक्ति को अभी भी वे दिन याद हों जब वह यहाँ था। उस समय संप्रदाय के नेता को यहाँ दंडित किया गया था। वह बहुत युवा होगा, संभवतः मेरी उम्र के आसपास। वह यहाँ बहुत ऊब गया होगा। अयान का दिल धड़क उठा। वह तुरंत उड़कर नीचे आया और अपने विशाल युआन क्यूई पंखों का उपयोग करके गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा।